हेलो बच्चों। चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस। और आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन। हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। दो टेस्ट ट्यूब्स लीजिए और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर जो है उसको डाल दीजिए। अब एक टेस्ट ट्यूब में हमने एक पिचकारी की हेल्प से हवा जो है वो इंसर्ट करनी है और नोट करना है कि ये जो लाइम वाटर है वो कितनी देर में मिल्की होता है। हमें पता ही है कि लाइम वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मिल्की हो जाता है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने एक ट्यूब लेनी है और अपने मुंह से अपनी जो एक्सेल्ड एयर है वो इंसर्ट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने नोट करना है कि लाइम वाटर जो है वो कितना टाइम लेता है मिल्की होने में। और जब हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो टेस्ट ट्यूब्स जिसमें हमने अपनी एक्सेल्ड एयर डाली है वो दूसरे के कंपैरेटिवली जल्दी मिल्की हो जाती है। इट मीन्स कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसके कंपैरेटिवली जो हमारी एक्सेल्ड एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट ज़्यादा है। हम एक और भी एक्टिविटी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा फ्रूट जूस लेना है या शुगर सोल्यूशन लेना है, थोड़ा सा उसके अंदर खमीर यानी कि यीस्ट डाल देना है। इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के एक कॉर्क लगा देना है, वन होल्ड कॉर्क। और इस जो कॉर्क के होल में हमने एक बेंट ग्लास ट्यूब डालनी है और इस ग्लास ट्यूब का जो दूसरा सिरा है उसको हमने एक टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर उसके अंदर डिप कर देना है। और इसमें भी हम देखेंगे कि ये जो लाइम वाटर है ये कितना टाइम लेता है मिल्की होने में। तो ये जो प्रोसेस है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है और लाइम वाटर मिल्की होता चला जाता है। बट क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और जितनी भी हमारी बेकरी इंडस्ट्री है जिसमें कि बेकिंग की जाती है उसमें हम ईस्ट की जो फर्मेंटेशन है उसको यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। पहली बात तो ये है कि रेस्पिरेशन होती क्या है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड सो दैट कि जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो चलती रह सके। सो कैसे ये रेस्पिरेशन हमें एनर्जी देती है, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें एनर्जी देंगे। ओवरऑल प्रोसेस क्या है कि सपोज ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू पायरूवेट या पायरूविक एसिड मॉलिक्यूल में और साथ में एनर्जी देता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरूवेट के अंदर 3 3 कार्बन एटम्स होते हैं। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये जो पायरूवेट है ये कई तरीकों से आगे नेक्स्ट स्टेप में जा सकता है। एक तो जो यूजुअल है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो बनाएगा। ये तो नॉर्मल रेस्पिरेशन है और काफ़ी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। एक और भी ऑप्शन है जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में कई बार ये जो पायरूवेट है ये विदाउट ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स के अंदर ही ब्रेक डाउन करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। हालांकि एनर्जी यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस होती है, बट चलो एक ऑल्टरनेटिव ये भी है। एक और तरीका है यीस्ट सेल्स के अंदर, उसमें भी विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ये जो पायरूवेट है ये इथानॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। पायरूवेट के अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं, इथानॉल के अंदर 2 आ जाएंगे और इसका जो तीसरा कार्बन है वो चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो 3 पूरे हो जाएंगे। सो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 3 जो हैं पाथवेज हैं जिसमें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो टूट सकता है और एनर्जी जो है वो मिल सकती है। अब ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में रिलीज होती है, ये एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। चलिए एटीपी के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। एटीपी जो है इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सेल्स कहते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो ट्राई फॉस्फेट है इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं और ये एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से बनता है। सो एक एडीपी का मॉलिक्यूल उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर लग जाए, जैसे यहाँ पर देखो
इक्वेशन में एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ गया और ये जो है एक फॉस्फेट लिंकेज बन गया, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब एडीपी के पास 2 फॉस्फेट हैं, एक और लग गया, 3 हो गए, बन गया एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज है यहाँ पर बना हुआ, ये एनर्जी रिच लिंकेज है। जब भी ये टूटेगा एटीपी का लिंकेज तो 30.5 किलो जाउल्स पर मोल के हिसाब से एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी जो है हमारी कई तरह की लाइफ प्रोसेसेस में यूज होगी। इसीलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग सेल्स कहते हैं। जैसे एक बैटरी हो तो उसमें से जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कई तरह के कामों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह से। सिमिलरली जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर जो एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं वो भी कई तरह की एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं, जैसे कि कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस एंड इसी तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेसेस। अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहली बात तो यही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज होती है, जबकि एनारोबिक जो है उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि जो पायरूवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े भी हुए हैं, याद आया कुछ इस तरह से। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी की फॉर्म में पावर या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं इन्वॉल्व होते, सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह की होती है। यीस्ट सेल्स जो है उनके अंदर जैसे अभी हमने देखा था कि इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और मसल सेल्स के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो लैक्टिक एसिड बनता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं अबाउट रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता नहीं, तो फिर गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो जैसे यहाँ पर हमने एक अमीबा लिया है, एक पैरामीशियम लिया है, जस्ट फॉर एग्जांपल, दोनों ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर है यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमेशा जो है वो ज्यादा होगी, और जो डिफ्यूजन है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होनी होती है, यानी कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन हमेशा कंज्यूम होती रहती है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम रहती है। सो ऑक्सीजन जो है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन डिफ्यूज इन कर जाती है, सेल के अंदर चली जाती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में यूज होगी, और कौन सी गैस बनेगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का सिंथेसिस होगा। सो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी अलोंग द कंसंट्रेशन डिफ्यूज करेगी, यानी कि ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी। सो ऑक्सीजन अलोंग द कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक एयर से सेल के अंदर मूव करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से बाहर की तरफ डिफ्यूज आउट कर जाती है। इस तरह से सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं और फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। किसी भी अच्छे रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होना चाहिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी रेस्पिरेशन की जो रेट है वो ज़्यादा होगी। और रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो थिन होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, हाईली वेस्कुलर यानी कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, और मॉइस्ट होना चाहिए। सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रेस्पिरेटरी सरफेस। थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म, इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। देखो अर्थवर्म को जब भी आप देखोगे ना, आपको हमेशा ये गीला गीला सा पिंकिश पिंकिश सा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका ये जो स्किन है ना, दैट इज अ वेरी गुड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो इसकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया पोजेस करती है, थिन होती है, हाईली वेस्कुलर होती है और मॉइस्ट होती है।
इसलिए थ्रू स्किन ही ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ डिफ्यूज इन कर जाती है और यहाँ से ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर चली जाती है, यानी कि ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। सो इस तरह की जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो तो उसको हम कुटेनियस रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो इंसेक्ट्स की पूरी जो बॉडी है ना उसके ऊपर छोटे छोटे से जो है छेक होते हैं। इन छेकों को हम कहते हैं स्पाइरिकल्स। तो ये जो स्पाइरिकल्स हैं, ये जो छेक हैं, ये आगे इस तरह की लंबी लंबी सी ट्यूब्स होती हैं उनमें लीड करते हैं। ये जो ट्यूब्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है आगे ब्रांच करते हैं, ये ब्रांच करके आगे बनाते हैं ट्रैकियोल्स। और फिर ये जो ट्रैकियोल्स है इनके थ्रू ऑक्सीजन जो है वो मसल सेल्स के पास पहुंच जाती है और फिर अंदर डिफ्यूज कर जाती है। इन मसल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, ये ट्रैकियोल से होती हुई फिर ट्रैकिया के थ्रू और फिर स्पाइरिकल्स के थ्रू ये एटमॉस्फेरिक एयर में वापस चली जाएगी। तो जब हवा ने अंदर आना है तो स्पाइरिकल्स के थ्रू ट्रैकिया टू ट्रैकियोल्स ये रूट फॉलो करना है, और जब इस हवा ने कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर जाना है तो फिर मसल से कार्बन डाइऑक्साइड लेके ट्रैकियोल्स टू ट्रैकिया टू स्पाइरिकल्स और फिर बाहर निकल जाना है। इस तरह से जो है इंसेक्ट्स उनके अंदर रेस्पिरेशन होती है। अब हम बात करते हैं अबाउट रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल्स, यानी कि पानी में रहने वाले एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होती है। हम एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं। एक एक्वेरियम के अंदर आप एक फिश ऑब्जर्व कीजिए और उसका जो है माउथ और उसके जो गिल स्लिट्स की कवरिंग होती है जहाँ ओपनिंग होती है उसको हम ओपरकुलम कहते हैं। इन दोनों की जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग है उसको ध्यान से देखिए। ये जो गिल स्लिट्स की ओपनिंग है जिसको हम ओपरकुलम कहते हैं, ये आंखों के पीछे यहाँ का करके ओपनिंग होती है। एक फ्लैप होता है उसके नीचे यहाँ गिल चैम्बर में गिल्स होती हैं। तो आपने ये जो फ्लैप है या ओपरकुलम है ये कितनी बारी खुलता है बंद होता है और माउथ कितनी बारी खुलता है बंद होता है, इसको काउंट करना है। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स कि फिश जो है अपना मुंह खोलती है या बंद करती है। आप देखोगे कि जब भी फिश का माउथ ओपन होगा तो जो गिल स्लिट्स हैं उनकी ओपनिंग बंद होगी, और जैसे ही माउथ बंद हो जाएगा गिल स्लिट्स की ओपनिंग खुल जाएगी। तो इस तरह से कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये जो ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग्स है माउथ और गिल स्लिट्स की ये चलती रहती है। फिश के अंदर क्या है कि जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ना पानी के अंदर, सो पानी के अंदर की डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो पानी है उसने ही अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के अंदर जाना है। सो पानी जो है वो ऑक्सीजन लेकर के माउथ के थ्रू अंदर गया, लेकिन इस पानी ने गट के अंदर या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर नहीं जाना, बल्कि दोनों साइड्स पे लेटरल साइड्स पे जो गिल चैम्बर्स बने हैं इनकी तरफ चले जाना। गिल चैम्बर्स के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको हम ओपरकुलम कहते हैं, उसके नीचे ये देखो हमें गिल्स नजर आ रही हैं। इन गिल्स के अंदर क्या है, ब्लड सप्लाई है, क्योंकि ये वैस्कुलर होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। तो दोनों लेटरल साइड्स पे अब ये जो पानी है इन गिल चैम्बर्स में से गिल स्लिट्स के बीच में से निकल करके आएगा। जैसे ये जो है पानी इन गिल स्लिट्स के बीच में से निकल कर आएगा तो ये जो गिल स्लिट्स के अंदर का ब्लड है वो क्या करेगा, इस पानी से ऑक्सीजन जो है वो ले लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस पानी के अंदर मिल जाएगी, और ये पानी जो है अब जैसे बाहर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच निकलेगा। अंदर गया तो ऑक्सीजन रिच पानी था, बाहर निकला है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच निकला है। इस तरह से पानी जो है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर उसको कंपेयर करते हो कि कितना हवा में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ये तो क्लियर ही है कि पानी के अंदर हमेशा जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम होगा एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। इसीलिए जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीथिंग बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। इनको बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है।
इसीलिए जब हम फिश को देखते हैं किसी भी एक्वेरियम में तो हम देखते हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी जो है ना अपना माउथ खोलती है बंद करती है, और गिल स्लिट्स की जो ओपनिंग है उनको भी खोलती है बंद करती है, क्योंकि इसने जल्दी जल्दी पानी को अंदर लेके जाना होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो इतनी फास्ट नहीं होती, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में। अब हम बात करते हैं अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ओपनिंग है वो होती है नॉस्ट्रिल से, यानी कि हमारे नाक के अंदर की ये जो दो ओपनिंग्स हैं इनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ये जो हमारे नोस्ट्रिल्स होते हैं यहाँ से जो एयर है वो नेज़ल पैसेज में जाती है। हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे हेयर होते हैं जिनको हम सीलिया भी कह देते हैं, और ये जो हेयर हैं ये क्या करते हैं, ये एयर के साथ आने वाले जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हो गए या किसी तरह के कोई पॉलन्स वगैरह हो गए या कोई और चीज़ें हुई उनको फ़िल्टर करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर म्यूकस की कोटिंग होती है, तो जो इनकमिंग एयर है उसके साथ आने वाले बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इस म्यूकस के साथ स्टिक कर जाते हैं, या बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी इस म्यूकस के साथ स्टिक कर जाते हैं। सो कंपैरेटिवली थोड़ी सी क्लीनर एयर जो है वो नेज़ल पैसेज के अंदर एंटर करती है। नेज़ल पैसेज से ये जो एयर है ये जाती है फेरिंग्स में, फिर जाती है लेरिंग्स में, और फिर एंटर करती है इस ट्यूब में जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ये जो ट्रैकिया है इसके ऊपर आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स मिल जाती हैं। ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं ये इंश्योर करती हैं भी किसी भी कंडीशन में ये जो ट्रैकिया है ये कोलैप्स ना करे। हमारी चेस्ट में जाके ये जो ट्रैकिया है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और ये जो दो ब्रांचेज हैं इनको हम कहते हैं ब्रोंकस, प्लूरल होता है ब्रोंकाई। तो हमारा लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट लंग्स में चला जाता है, और जो राइट ब्रोंकस है वो राइट लंग में चला जाता है। जो लेफ्ट लंग होते हैं वो राइट के कंपैरेटिवली थोड़े से छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कार्डियक नॉच होती है। कार्डियक नॉच क्या है? ये एक इस तरह का एरिया है जिसके अंदर यहाँ पर हार्ट ने, यानी कि हमारा जो दिल है उसने अकोमोडेट होना होता है। तो इसके कारण ये जो लेफ्ट लंग हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू राइट लंग्स। सो लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई होते हैं वो आगे ब्रांच करते हैं ब्रोंक्यूल्स में। ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो आगे ब्रांच करते हैं एल्वियोलर डक्ट्स में, और ये जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं ये आगे एंड अप करती हैं बैलून लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में जिनको हम एल्वियोलर सैक्स कहते हैं, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हमारे जो लंग्स हैं उनके नीचे एक डायाफ्राम होता है जो हमें ब्रीदिंग में जो है हेल्प करता है, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट में। तो अब ये जो एयर है इसने नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज टू फेरिंग्स टू लेरिंग्स टू ट्रैकिया टू ब्रोंकस टू ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलर डक्ट्स टू एल्वियोलाई पहुंचना है। लेकिन ये पहुंचना कैसे है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस इज द डायग्राम शोइंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी कि ब्रीद इन ब्रीद आउट, या सांस लेना या सांस छोड़ना, इसकी ये यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिख रही है। इसमें क्या है, ये हमारे लंग्स हैं, और ये जो हमारे लंग्स की या चेस्ट की कैविटी है इसको हम थोरेसिक कैविटी कह सकते हैं। इसके नीचे की तरफ जो मसल्स हैं उनको हम डायाफ्राम कहते हैं, और हमारे लंग्स के बाहर वाली साइड पे रिब्स का एक पूरा केज होता है जो कि प्रोटेक्शन करता है। इसके साथ जो लगी होती हैं मसल्स उनको हम रिब मसल्स कहते हैं, और सेंटर में यहाँ पर स्टर्नम की मसल्स भी होती हैं। तो होता क्या है कि ये जो डायाफ्राम है इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं नीचे की तरफ, और ये जो रिब मसल्स हैं ये एक्सपैंड करती हैं बाहर की तरफ। उससे क्या है कि ये जो हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है जिसको हम थोरेसिक वॉल्यूम कहते हैं, ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है। जैसे ही वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है इसके अंदर का जो प्रेशर है वो घटना शुरू हो जाता है, डिक्रीज करना शुरू हो जाता है। और जो हवा है उसने हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करना होता है। अब बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में प्रेशर हो गया ज़्यादा और अंदर थोरेसिक कैविटी में प्रेशर हो गया कम, इसलिए ये जो एयर है ये बाहर से अंदर की तरफ रश करती है। इसी को ही हम इनहेलेशन या ब्रीदिंग इन कह देते हैं। अब यहाँ पर जो एयर आई है ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करेगी, और उसके बाद क्या होगा, अब ये जो डायाफ्राम है ये रिलैक्स करेगा ऊपर की तरफ, और ये जो रिब की मसल्स हैं वो अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी अंदर की तरफ। उससे क्या है कि यहाँ पर जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा।
यहाँ पर जो प्रेशर बढ़ेगा वो प्रेशर किस पे लगेगा, हवा पे लगेगा। तो ये जो हवा है वो लो प्रेशर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। इसी को ही हम एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग का आउट कह देते हैं। सो इस तरह से हवा जो है वो हमारे लंग्स के अंदर या एल्वियोलर सैक्स के अंदर पहुंचती है। अब हम देखते हैं कि इन एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है। हवा जो है वो ब्रोंकियोल्स टू एल्वियोलर डक्ट्स टू एल्वियोलाई पहुंच गई अंदर। ये जो एल्वियोलाई है ये एक बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ये थिन एंड फाइन होते हैं, हाईली वेस्कुलर होते हैं यानी कि ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, और मॉइस्ट भी होते हैं। तो क्योंकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो इनके इर्द गिर्द हमेशा छोटी छोटी जो है ना ब्लड कैपिलरीज उसका नेटवर्क रहता है। ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये अपने साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड लेकर के आती हैं। और यहाँ पर ये जो एल्वियोलाई है उसके अंदर की जो एयर है जिसको हम एल्वियोलर एयर कह देंगे, उनके साथ इनका एक क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो बन जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो गैसेज हैं वो हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती हैं। सो ये जो ब्लड है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एल्वियोलर एयर, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में से निकल करके आ जाती है एल्वियोलर एयर के अंदर। और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की जो है कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ से एल्वियोलर एयर स्पेस से निकल करके जाना शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर। सो जो ब्लड यहाँ पर आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच था, इसने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दे दी, यहाँ से ऑक्सीजन ले ली। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और ये जो ब्लड कैपिलरी है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब ले जाएगी। ये ब्लड अब जाएगा हार्ट की तरफ, और जो हार्ट है वो इस ब्लड को पंप करेगा टू डिफरेंट ऑर्गन्स। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज में और फिर सेल्स में एंटर करेगा और वहां पर होगी सेलुलर रेस्पिरेशन। अब फिर सेल्स के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो क्या होगा, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमने एनर्जी लेनी है वो पायरूवेट में ब्रेक डाउन करेंगे और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, और नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रेस्पिरेशन होती है। ऑक्सीजन यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेंगे और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। चलो नॉर्मल तो यही हो गया पाथवे, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस में हमारे मसल सेल्स भी रेस्पायर करेंगे विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, और ये लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करेंगे और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज से एनर्जी ड्राइव करने में हेल्प करती है। ये सिंबल तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर इस सिंबल के स्टिकर्स लगे होते हैं। इसको हम नो स्मोकिंग सिंबल कहते हैं, और कहा जाता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्यों? क्योंकि देखो जब कोई इंसान लगातार और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अपर पार्ट में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम सीलिया भी कहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिससे क्या है कि ये जो सीलियाँ हैं वो आने वाली एयर या इनहेल्ड एयर के अंदर के जर्म्स, डस्ट या और जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं उनको ये रिमूव नहीं कर पाते, और यही गंदी हवा जो है वो अंदर चली जाती है। अब ये जो जर्म्स हैं, डस्ट है, स्मोक है या कई तरह के केमिकल्स हैं, ये लंग्स में जाएंगे और वहाँ पे कई तरह की इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, खांसी कर सकते हैं और इवन लंग कैंसर भी कर सकते हैं। इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इवन कोई और भी स्मोकिंग कर रहा हो तो उसके पास नहीं खड़े होना चाहिए। अपने लंग्स की सेफ्टी का हमने खुद ही ध्यान रखना है। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें कि जो हमारे एल्वियोलर सैक्स हैं, अगर हम उनके सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल ये 80 मीटर स्क्वायर तक का सरफेस एरिया जो है ये ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि इतना वास्ट सरफेस एरिया हमें प्रोवाइड करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है वो बहुत हेल्पफुल है, इतना सरफेस एरिया दे रहा है। दूसरा क्या है, हमारे ब्लड के अंदर की जो हीमोग्लोबिन है वो भी इस ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करती है। अगर सिंपली डिफ्यूजन से हमारे अंदर ऑक्सीजन होनी होती ना तो कहा जाता है कि एक जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है उसको हमारे लंग्स से हमारे टोज तक यानी कि पैरों की उंगलियों तक पहुंचने में 3 साल लग जाते अगर सेल टू सेल डिफ्यूजन होनी होती। तो देख लो कितना एफिशिएंट हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि इस ऑक्सीजन को कितनी स्पीड से हमारे सेल्स के अंदर पहुंचा रहा है।
अब हम बात करते हैं अबाउट रेस्पिरेशन और गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है? ट्रीज की अगर आप ट्रंक को ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर आपको ना कुछ रप्चर्ड एरियाज जो है ना वो दिख जाएंगे। ट्रंक के ऊपर के ये जो रप्चर्ड एरियाज होते हैं ना, इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स। इन लेंटिसेल्स के अंदर लूजली प्लेस्ड सेल्स पड़े होते हैं। तो इससे क्या है कि जो बाहर की हवा है वो बड़े आराम से जो है वो अंदर एंटर कर सकती है। दूसरा इसमें हेल्प करते हैं स्टोमेटल पोर्स। तो ये जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, इसके थ्रू भी जो एयर है वो अंदर मूव कर सकती है। होता क्या है कि डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस चल रही होती है, इसलिए ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो अंदर जाती है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। जो ऑक्सीजन अंदर प्रोड्यूस होती है उसका थोड़ा पार्ट जो है वो अंदर ही सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन यूज़ करके ही होती है ना, जैसे हमारे अंदर होता है या बाकी एनिमल्स के अंदर होता है। लेकिन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस एक मेन एक्टिविटी रहती है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो ये जो आउटपुट ऑफ या एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो मेन तो ऑक्सीजन है। कुछ ऑक्सीजन अंदर रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी, बाकी की जो है इन इंस्ट्रूमेंटल पोर्स के थ्रू फिर बाहर निकल आएगी। इस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में। इस चैप्टर के यानी कि लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के साथ रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जो भी वीडियो देखना चाहो आप उन लिंक्स को यूज करके देख सकते हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।